हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपनी रिलेशन इन फंक्शन की सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 4 की बात करेंगे और इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है और इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है इक्विवेलेंस क्लासेस, मान लीजिए आपका कोई रिलेशन है ऑन द सेट ए। रिलेशन डिफाइन किया गया है किसी सेट ए पर और ए एलिमेंट है उस सेट ए का। ए एलिमेंट है उस सेट ए का, तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, तो उस एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालेंगे। ये जो ब्रैकेट का साइन होता है डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट ए। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स रिलेटेड टू ए। मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, ये ऐसे सेट का एलिमेंट है जो ए से रिलेटेड होंगे, जो ए से रिलेटेड होंगे और सेट ए में एग्जिस्ट करेंगे, जो ए से रिलेटेड होंगे और सेट ए में होंगे। यहां मैंने लिखा भी क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए। इसमें ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं जो रिलेटेड हो किससे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए। ठीक है, जैसे बात करें अपन, क्या लिखा है ये आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन जब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा गया है। जैसे मान लीजिए अपने कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है 01 02 40 21 32 43 और पूछा गया है कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो निकालो। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो निकालो, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो निकालो। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होगी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू जीरो। जो इस रिलेशन में जीरो से रिलेटेड एलिमेंट है वो सारे इस सेट में आने वाले हैं, सारे इस इक्विवेलेंस क्लास में आने वाले हैं। जो जीरो से रिलेटेड सारे एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लासेस में आने वाले हैं। जैसे कौन कौन है रिलेटेड, जीरो से रिलेटेड 1 है, जीरो से रिलेटेड 2 है, जीरो से रिलेटेड 4 भी है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 एंड 4। यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 क्या होगी, यदि मैं बोलूं कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 निकालो, इसी रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 निकालो, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 2 से रिलेटेड होंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2। तो 2 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 0 भी तो है। 0 भी तो 2 से रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। यदि मैं बोलूं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3 निकालो, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3 निकालो, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 3। तो 3 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 4 है और एक 2 है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होती क्या है। किसी भी एलिमेंट के लिए यदि इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहे हैं तो उस रिलेशन में जो जो एलिमेंट उससे रिलेटेड होंगे वो सारे एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट R be an equivalence relation in the set A containing element 0 1 2 3 4 5 given by relation क्या given है, A B such that 2 divides A minus B, find equivalence classes of 0। रिलेशन क्या दिया गया है, A B such that 2 divides A minus B, तो मुझे equivalence classes of 0 निकालनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही निकाली जाती है। यदि कोई सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी अपन इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं, वरना इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं निकाल सकते। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में रिलेशन आपको किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखो, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके थे, आपको याद होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था कि a माइनस बी डिवाइड्स हो रहा है 2 से। यदि आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले लेक्चर देखना, जिसमें मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाए थे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। उसका लिंक आपको आई बार डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिलेशन को सेट बिल्डर से या फिर रूल मेथड से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कर दो, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन रिलेशन को,
ए बी ऐसे टर्म आएंगे जो 2 से a माइनस बी किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। इट मीन्स इसमें 0 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, ठीक है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। सेट में कितने एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक है, तो ये 500 अपने आप से रिलेटेड होंगे, 6 अपने आप से रिलेटेड होंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 2। 2 माइनस 2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 किसी भी एलिमेंट से क्या होता है, डिविजिबल होता है। और क्या आने वाला है, 0 2 आने वाला है, 0 4 आने वाला है। 0 के साथ और कोई सा एलिमेंट आएगा क्या, 0 2 आ सकता है, 0 4 आ सकता है। 0 के साथ और कोई सा कनेक्ट होगा, नहीं होगा। 1 के साथ 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 0। अब देखो इसमें 0 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो कुछ 0 है, एक 2 है, एंड एक 4 है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 के हमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, एंड 4 आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 क्या हो गई, सेट ऑफ 0, 2, 4। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट n be the set of natural number and r be a relation on the set n cross n defined by ab related to cd if and only if ad is equal to bc. Show r is an equivalence relation and find equivalence classes of 2,6। यहाँ पर रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, n क्रॉस n से डिफाइन किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन किया गया है। मतलब पहले कैसे डिफाइन किया जाता था, पहले से रिलेशन नेचुरल नंबर में डिफाइन किया जाता था। पहले रिलेशन कैसे डिफाइन होता था, नेचुरल नंबर में डिफाइन होता था। तो अपन बोलते थे ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, इट मींस ए रिलेटेड होता था बी से। लेकिन अब रिलेशन कहाँ डिफाइन किया गया है, एन क्रॉस एन पे डिफाइन किया गया है। तो अब क्या होगा, इधर भी ऑर्डर्ड पेयर होगी, ए की जगह भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगी, और ये रिलेटेड होगी किसी दूसरी ऑर्डर्ड पेयर से, ए भी रिलेटेड होगी सी डी से। ऐसा कुछ होगा, है ना, एन क्रॉस एन पे डिफाइन किया गया है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कराया था, उसमें मैंने अच्छा डिटेल में बताया था कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अपने को इस रिलेशन को सबसे पहले क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 फाइंड करना है, ठीक है। तो यदि मुझे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होगा उसके बाद अपन बताएंगे सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक होगा देन उसके बाद अपन क्या बताएंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अपन रिफ्लेक्सिव में पहले क्या बताते थे कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। रिफ्लेक्सिव में पहले क्या बताते थे कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। अब देखो यहाँ पर ए की जगह पूरा क्या है, यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है, तो अपन रिफ्लेक्सिव के लिए बताते थे कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। अब यहाँ पर ए की जगह पूरा ए बी है, ए की जगह पूरा ए बी है, तो अपन इसको रिफ्लेक्सिव में क्या बताना पड़ेगा, यदि इस क्वेश्चन को, यदि मुझे इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बताना है तो क्या बताना पड़ेगा कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से, ए बी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखते हैं अपन ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को क्या बताना पड़ेगा, ए बी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से, ए बी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। अब यदि ए बी रिलेटेड होगा ए बी से तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन कौन सा, बाई कंडीशनल का साइन है। इट मींस ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी होगी, और यदि ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड है ए बी से, तो कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशन क्या है, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट बाकी के दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई बाकी के दोनों एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। तो क्या ए बी इक्वल टू बी होता है नेचुरल नंबर में। यदि मैं बात करूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 भी क्या होगा आपको 6 मिलेगा, और 3 इंटू 2 भी क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। तो नेचुरल नंबर के लिए ए बी इक्वल टू बी होता है, और यदि ए बी इक्वल टू बी है तो ये कंडीशन होगी, क्योंकि कौन सा साइन है, बाई कंडीशनल का साइन है। तो यदि ए बी इक्वल टू बी आ रहा है तो ये कंडीशन होना जरूरी है। तो अपन तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ए बी किससे रिलेटेड आ रहा है, ए बी से आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, thus the relation R is reflexive relation, thus the relation R is reflexive relation। रिफ्लेक्सिव के बाद अपन किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में अपन क्या बताते थे
सिमेट्रिक में अपन क्या बताते थे, यदि ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, यदि ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अब यहाँ पर रिलेशन कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर में डिफाइन है, तो अपने को क्या बताना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से तो सी जी भी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। ये पूरा ए जैसा है ना और ये पूरा बी जैसा है, तो यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से तो सी जी भी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से। तो यदि इफ ए बी रिलेटेड है सी जी से, ए बी रिलेटेड है सी जी से तो सी जी रिलेटेड होना चाहिए ए बी से, ये अपने को बताना है। अब यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से तो इसका मीनिंग क्या है, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई बाकी के दोनों एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। और यदि सी जी रिलेटेड होगा ए बी से, अपने को क्या बताना है कि सी जी किससे रिलेट होना चाहिए, ए बी से। तो सी जी यदि ए बी से रिलेटेड है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई और बाकी के दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई, सी बी इक्वल टू डी है, ठीक है, सी बी इक्वल टू डी है। तो यदि मैं ये वाली कंडीशन जो मैंने कंडीशन निकाली है, ये कंडीशन यदि मैं पहली वाली कंडीशन से लेके आ गया, ये कंडीशन यदि मैं पहली वाली कंडीशन से लेके आ गया तो मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ए बी रिलेटेड टू सी जी से ये वाली कंडीशन लेके आ रहे हैं। इट मींस ए बी रिलेटेड टू सी जी से सी जी रिलेटेड टू ए बी लेके आ रहे हैं। तो क्या मैं सी बी को बी सी लिख सकता हूँ, पलट के लिख सकते हैं ना, फ्लिप कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में। तो सी बी को अपन ने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। डी ए को क्या मैं ए डी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, सी बी को बी सी लिख दिया, डी ए को ए डी लिख दिया। तो क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम नहीं बन गए, यहाँ क्या लिखा ए डी इक्वल टू बी सी और यहाँ लिखा बी सी इक्वल टू ए डी, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम बन गया, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो अपन ने बताया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। बात करते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव है या नहीं उसकी बात करते हैं, इसको कर देते हैं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में अपन क्या बताते थे पहले, यदि ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। पहले क्या बताते थे, यदि ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से तो ए किससे रिलेट होना चाहिए, सी से। अब अपने को क्या मिल रही है, ऑर्डर्ड पेयर मिल रही है। तो अब अपन क्या बताएंगे, यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से, यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से, सी जी रिलेटेड है ई एफ से, तो ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, एफ से होना चाहिए। ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ई एफ से होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब ये बताते हैं अपन ये वाली कंडीशन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी रिलेटेड लेंगे किससे, सी जी से। यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से तो कौन सी कंडीशन बनेगी, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई, इट मींस ए डी, बाकी दो एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड सी जी किससे रिलेटेड बताएंगे, ई एफ से। यदि ए बी रिलेटेड है सी जी से, सी जी रिलेटेड है ई एफ से, तो इसमें कंडीशन लगाओ, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, इट मींस सी एफ इज इक्वल टू डी ई। इसको मान लिया इक्वेशन अपन सेकंड। तो यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, यदि मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ए बी रिलेटेड ई एफ बता दिया, यदि मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ए बी रिलेटेड ई एफ बता दिया तो मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ, क्योंकि अपन इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है, ए बी रिलेटेड है सी जी से, इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही है, सी जी रिलेटेड ई एफ से। तो अपने को क्या बताना है, ए बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ई एफ से। यदि ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए, अपने को बताना है ट्रांजिटिव के लिए। तो इसमें कंडीशन लगाओ, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट बाकी के दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ले आया, यदि ए इक्वल टू बी मैंने इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए ला दिया तो मैं बोल दूंगा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कैसे होता है, एलएचएस में एलएचएस का होता है, आरएचएस में आरएचएस का होता है। तो एलएचएस में एलएचएस का मल्टीप्लाई कर दो, एडी इंटू में सीएफ, आरएचएस में आरएचएस का बीसी इंटू में डीई। देखो डी से डी तो कैंसिल हो गया, सी से सी भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन इसके इक्वल ही है ना। देखो जो अपन ने कंडीशन लाए ये तो इक्वेशन 30 बन गई ना। तो अपन ने इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए क्या ला दिया, इक्वेशन 30 ला दी। इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन 30 ला दी। इट मींस अपन ने ए बी रिलेटेड टू सी डी से, सी डी रिलेटेड टू ई एफ से इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए क्या बता दिया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ बता दिया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, thus the relation R is transitive। Thus the relation R is transitive। अपन ने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज करते हुए इक्वेशन थर्ड ला दी। और इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही थी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। इक्वेशन सेकंड क्या बोल रही थी, सी डी रिलेटेड टू ए एफ। तो अपन ने कौन सी इक्वेशन ला दी, इन दोनों को यूज करते हुए ए बी रिलेटेड टू ए एफ वाली इक्वेशन ला दी। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एज वेल एज इक्विवेलेंस रिलेशन। thus the relation R is transitive as well as equivalence relation। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन, या भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये तो अपन ने बता दिया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 की, कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 कैसे निकालें। इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी कराए थे, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में करवा दिया था। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, शुरुआत में जब अपन ने इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो अपन ने क्या बोला था, कोई सा रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइन किया गया है और ए एलिमेंट है सेट ए का, तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए क्या होती है, x is element of A such that x related to A। मतलब उन एलिमेंट का सेट जो A से रिलेटेड होगी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू A। अब यहाँ पर आपको रिलेशन सिर्फ A पे डिफाइन किया गया था। मान लीजिए आपको यदि रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइन किया गया होता, यदि आपको रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइन किया गया होता और आपसे इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A कोमा भी पूछा जाता। अब A क्रॉस A पे डिफाइन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस भी ऑर्डर्ड पेयर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ यदि A कोमा भी पूछा जाता तो आप कैसे लिखते, x y is element of A क्रॉस A, x y is element of A क्रॉस A। यहाँ पर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, x is element of A। अब क्या होगा, x y is element of A क्रॉस A such that x y related to A B, such that x y related to A B। तो आपको इस कंडीशन को समझना जरूरी है। इस कंडीशन में क्या बोला गया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू A B। कंडीशन कुछ नहीं बोल रही, क्या बोल रही, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू A B। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू A B, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू A B। ये कंडीशन को समझना जरूरी है कि इसको लिखा कैसे गया है। क्या लिखा गया है, x y इज एलिमेंट ऑफ, जिसपे आपको रिलेशन डिफाइन किया गया हो, सच दैट x y रिलेटेड टू A B। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 की। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 की तो कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2,6। सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2,6। फिर अपन इसको लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, x y इज एलिमेंट ऑफ, रिलेशन किस पे डिपेंड किया गया है, n क्रॉस n पे डिपेंड किया गया है, x y इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n सच दैट x y रिलेटेड टू 2,6। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 कैसी होगी, x y इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n सच दैट x y रिलेटेड टू 2,6, जो अपन ने लिखा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2,6। अब क्या करोगे,
इसको एज इट इज लिखा कि x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n सच डेट। इस पे कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या है कंडीशन? पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट बाकी के जो दोनों एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मींस पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट बाकी के दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, 6x इक्वल टू 2y। इट मींस x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है? y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ रही है? y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई? 3x आ गई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x कोमा 3x इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। x कोमा 3x इज एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा कि x भी एलिमेंट है आपका n का और y भी एलिमेंट है आपका, मतलब y क्या हो गया? 3x हो गया। 3x भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? n का होना चाहिए। तो अब तो हर चीज पता है ना कि x भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? n का होना चाहिए। 3x भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? n का होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में पहला एलिमेंट कौन सा होता है? 1 होता है। तो पहली वैल्यू पुट कर दो। x को यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 3x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 इंटू 1 3। x को यदि मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 इंटू 2 मतलब 6। x को यदि मैं 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 इंटू 3 मतलब 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गया आपका? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 सेट ऑफ रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट 2,6 आ गया। ये क्या आ गया आपका? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,6 आ गया। अब इसमें क्या है? इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सेट जिस पे डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है उसमें भी तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होते हैं। यदि आपका रिलेशन किसी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स पे डिफाइन किया गया हो, जैसे नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया जाए, इंटीजर्स पे डिफाइन किया जाए, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होते हैं, तो आपके इक्विवेलेंस क्लासेस में आपके इक्विवेलेंस क्लासेस में भी आपको क्या मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? शो टेक द रिलेशन R ऑन द सेट A क्रॉस A डिफाइंड बाय A be related to CD if and only if A plus D is equal to B plus C where A सेट A क्या है? 1 से लेकर 10 तक उसमें एलिमेंट है 1 to 10। शो R is an equivalence relation and find equivalence classes of 3,4। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, और यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अपने को कौन सी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है? 3,4 की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3,4 निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपको पहले वाले लेक्चर में करवाया था। उसमें अपन ने बताया था कि ये वाला रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपको ये पता नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, कैसे होता है, तो आप पहले वाले लेक्चर में जाके इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसको देख लेना। अपन यहाँ डायरेक्टली बात करेंगे किसकी? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3,4 की। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3,4 कैसे निकालेंगे? तो क्या लिखोगे? इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3,4 क्या होती है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 3,4, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 3,4। ठीक है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ, सेट किस पे डिपेंड किया गया है? ए क्रॉस ए पे। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए सच डेट एक्स वाई किससे रिलेटेड होना चाहिए? 3,4 से रिलेटेड होना चाहिए। देन क्या करेंगे? इस कंडीशन को ऐसा कैसा लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इसको एज इट इज लिखा कि एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए सच डेट, यहाँ पर ये अप्लाई कर दो। यदि ए भी रिलेटेड टू सी डी है, इसका मीनिंग क्या? पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का सम बाकी दो एलिमेंट के सम के इक्वल है। इट मींस पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का सम बाकी दोनों एलिमेंट के सम के इक्वल है। ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब क्या करेंगे? वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, यहां से क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या मिलेगा आपको? 3 इधर आ जाएगा, 4 में से 3 गए, 1 बचा। y इक्वल टू क्या मिला? x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे? y की जगह x प्लस 1 रख दिया,
इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए सच डेट एक्स भी क्या हो ए से हो और एक्स प्लस वन भी क्या हो ए से हो, सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स प्लस वन इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स प्लस वन इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। अब क्या करोगे, सेट ए के हर एक एलिमेंट पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू वन पुट करी तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन प्लस वन टू। एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू प्लस वन थ्री। मतलब वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन और नाइन पुट करेंगे तो नाइन प्लस वन 10 हो जाएगी। क्या मैं x की वैल्यू 10 पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 प्लस वन 11 मिलेगी। यदि मैं x को 10 पुट करूंगा, क्योंकि 10 तो आपके सेट a में है ना, तो मैंने यदि x को 10 पुट करा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस वन, इट मींस 10 प्लस वन 11 मिलेगी। और 11 आपके सेट a में नहीं है, बट मैंने क्या बोला, x प्लस वन किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट a को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जब अपन 10 पुट करेंगे तो 11 आ जाता है और 11 आपके सेट a में नहीं होता है, इसलिए अपन 10 11 नहीं लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3,4 में कौन कौन सा एलिमेंट आए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 एंड 8 9 और 19। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।